सभी को नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल में आज एक बिल्कुल महत्वपूर्ण नया बिंदु ह्यूमन रेस, मानव प्रजातियां। जातियों के बारे में तो आप सब लोग समझते ही हैं। हम बात कर सकते हैं ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये वैश्य है, ये शूद्र है या अन्य कोई जाति और जाति उपवर्ग। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रजाति की। प्रजाति यानी रेस, अंग्रेजी में उसके लिए एक शब्द है RACE, प्रजातियाँ, RACES, रेसेस। तो यह शब्द क्या है? यानी मानव अपने आप में एक प्रजाति है और इस मानव प्रजाति में इसी तरह से गाय एक प्रजाति है, भैंस एक प्रजाति है। उसमें विभेद हो सकते हैं, भैंस की नस्लों में विभेद हो सकते हैं। ये मुर्रा भैंस नस्ल की भैंस है। बकरी एक प्रजाति है, उसमें विभिन्न भेद हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मानव प्रजाति, और उस मानव प्रजाति क्या है, कैसे उसमें विभेद है, किस तरीके से उसकी काम करता है, ये उस पर आज चर्चा करेंगे। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों की जैविक विशेषताएं यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। अतः जैविक विशेषताओं की विभिन्नता के अनुसार मानव समूह को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। किसी एक ही प्रजाति विशेष के लोगों के आनुवांशिक लक्षणों या गुणों में अधिकतर एक रूपता पाई जाती है। पृथ्वी के धरातलीय भाग के विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों की शारीरिक बनावट, द फिजिकल स्ट्रक्चर। दूसरा, प्रजनन क्षमता, पोटेंशियलिटी, प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी, और उनके रक्त के वर्ग, जिसको हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं, में भिन्नता पाई जाती है। किसी प्रजाति विशेष के लोगों की शारीरिक संरचना समान पाई जाती है। शारीरिक संरचना के जो गुण हैं वो प्रजाति में वंशानुगत परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। तो प्रजाति का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ रेस। प्रजाति शब्द अंग्रेजी के RAC शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रजाति के लिए रेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टियर्स में 1570 में किया था। याद रखना है, सबसे पहले प्रजाति शब्द का प्रयोग फॉक्स ने अपनी पुस्तक मार्टियर्स में किया 1570 में। इन्होंने उन लोगों को एक ही प्रजाति से संबंधित माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान रहता था। कुछ भूगोलवेताओं तथा मानव शास्त्रियों ने प्रजाति को समान गुण, समान धर्म, समान भाषा के आधार पर परिभाषित किया। रेस शब्द की उत्पत्ति इतावली यानी इटालियन भाषा के RAZZ रज़्ज़ा से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। नस्ल को अंग्रेजी में ब्रीड शब्द काम में लिया जाता है। प्रजाति एक जैविक विचार है, द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग और वंशानुगत क्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रजाति को परिभाषित करने का कार्य किया है। उनमें से प्रोफेसर क्रॉबर के अनुसार प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवांशिक समूह है जो नस्ल, जननिक लक्षण तथा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। ये मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। हॉबेल के अनुसार मानव प्रजाति समूह का एक वृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवांशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। हेडन के अनुसार प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं में समरूपता दिखाई देती है। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग
दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। प्रोफेसर ब्लास के अनुसार प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति के संबंध में कहा, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर आर मजूमदार ने कहा कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हों, वे एक ही प्रजाति के होंगे। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, भूगोलवेताओं ने मानव प्रजाति को परिभाषित करने का कार्य किया और अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि समान शारीरिक और आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष के रूप में माना जा सकता है। तो मानव प्रजाति के विकास के जो कारक हैं उनके बारे में कि किस तरह से मानव प्रजातियां विकसित हुई और उन्हें प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से थे जो ह्यूमन प्रजाति के यानी रेसेस के इवोल्यूशन में उन्होंने काम किया। मानव की विभिन्न प्रजातियों का उद्भव कब और कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक सर्वमान्य मत नहीं है। क्रॉबर के अनुसार हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारणों के विषय में बहुत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास के संदर्भ में हमारा ज्ञान आज भी अधूरा है। आगे चलकर क्रॉबर ने कहा कि अंतर प्रजातीय विवाह, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक वातावरण के ऐसे तथ्य हैं जो प्रजातियां गुणों को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। अतः मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में समय के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ बदलाव आता गया। अब इस आधार पर मानव प्रजाति के विकास में सहायक कारकों में से निम्नांकित प्रमुख हैं। पहला, स्थानांतरण की प्रवृत्ति, द ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन। दूसरा है ग्रंथि रस का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। तीसरा है जैविक परिवर्तन एवं छांट, द बायोलॉजिकल म्यूटेशन एंड सिलेक्शन। जलवायु का परिवर्तन, द क्लाइमेटिक चेंज। फिर है प्रजातियों का मिश्रण, द रेशियल मिक्सचर। फिर है भौतिक एवं सामाजिक अलगाव, द जियोलॉजिकल एंड सोशियल आइसोलेशन। इस प्रकार से ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर हम यह बात कर सकते हैं कि किस तरीके से मानव प्रजातियों का विकास हुआ होगा। पहला प्रारंभ करते हैं स्थानांतरण की प्रवृत्ति। मानव के उद्भव काल में ही मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने की रही है। अतः आदिकाल से मानव अपनी उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे प्रदेशों में विचरण करता रहा है। इसके कारण उसके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेश के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होते गए और उसी के अनुसार परिवर्तित होते गए। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए तथा उनके शारीरिक लक्षण में सर्वाधिक परिवर्तन प्रारंभ हुआ। दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने के कारण मानव के उद्भव स्थान से प्राप्त शारीरिक लक्षणों में के कई लक्षण दूसरे प्रदेश के भौगोलिक वातावरण में समायोजन के कारण विलुप्त भी हो गए और समय और दर और नए शारीरिक लक्षणों का आविर्भाव हुआ और एक नवीन मानव प्रजाति के उद्भव का वह कारण भी बना। दूसरा है ग्रंथि रस का प्रभाव। मानव शरीर के आकार और आकृति के निर्धारण में शरीर की विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित विभिन्न ग्रंथियों से जलवायु और अन्य भौतिक कारकों के अनुसार विभिन्न रसों का भी निर्माण होता है। ग्रंथियों से स्रावित होने वाले ये रस ही शारीरिक गठन के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ग्रंथि रस के प्रभाव के बारे में आर्थर कीथ ने 1922 में कहा था कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितरों यानी पेरेंट्स की संतान हैं। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रजातियों में भिन्नता उत्पन्न हुई है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के सामान्य विज्ञान में और सामान्य
विज्ञान में मानव शरीर की बनावट में आपने इन चीज़ों को ध्यान दिया होगा। पीयूष ग्रंथि जो मनुष्य के सिर में होती है, पीनियल ग्रंथि थायराइड जो यहाँ गले में होती है, एड्रिनल जो हमारे नीचे की ओर होती है, से स्रावित रस सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कीथ के अनुसार पीयूष ग्रंथि से स्रावित रस के असाधारण विकास से हड्डी यानी ठुड्डी, ये वाला जो भाग है ठुड्डी, आँखें, आँखों की भौहें, नाक और इन त्वचों का विकास अधिक हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि के स्रावित रस का सीधा प्रभाव मानवीय त्वचा के रंग पर पड़ता है। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन डी और इस ग्रंथित रस के द्वारा रासायनिक क्रिया के से त्वचा में रंग निर्धारित होता है, पिगमेंट्स बनते हैं। कहीं कम पिगमेंट्स हैं तो वे सफ़ेद कलर के हैं, कहीं पिगमेंट्स की मात्रा ज़्यादा है तो वे काले कलर के हैं। इसी प्रक्रिया के कारण उष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रंग काला और ठंडे प्रदेशों में रहने वालों का रंग सफ़ेद हो गया है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे ये इस भाग में है, थायराइड ग्रंथि के कारण मानव शरीर की लंबाई प्रभावित होती है। विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित रस मानवीय शारीरिक संरचना को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। शेष ये दो महत्वपूर्ण बिंदु आज हमने समझे, शेष बाकी बिंदु अगली बार। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।